वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपने प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 7 के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दैट वाज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है, जो क्या होते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें हम लोग ने फिजन पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा, फिर हम लोग ने बर्डिंग पढ़ी, फिर हम लोग ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा। ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कुछ समझा देती हूँ क्योंकि आगे जाके यही पढ़ना है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको आगे जाके दो चीज़ पढ़नी है, एक तो प्लांट्स पे और एक क्या ह्यूमन बींग्स पे। प्लांट्स में आप पढ़ोगे कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और दोनों मिलके क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग का जन्म देते हैं। तो पेरेंट्स प्लांट्स में एक पढ़ोगे तुम और ह्यूमन बींग्स पे पढ़ोगे, ठीक है। अब we are also familiar with the modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created। हम लोग इसके साथ फैमिलियर है उन सारे रिप्रोडक्शन के मोड से जिसमें एक इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग को जन्म न दे बल्कि दो इंडिविजुअल मिलकर ऑफस्प्रिंग को जन्म दे, जैसे इन ह्यूमन बींग्स, जैसे इन प्लांट्स, जैसे इन सब जगहों पे, ठीक है। अब बुल्स अलोन कैन नॉट रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस न्यू कैल्स। जो बुल्स होते हैं वो अकेले क्या करते हैं, कैल्स को नहीं रिप्रोड्यूस करा सकते, ना ही हैंस चिक्स को रिप्रोड्यूस करा सकती है। वैसे केसेस में बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस द न्यू जनरेशन। तो कुछ ऐसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं जिसमें सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसमें मेल सेक्सेस और फीमेल सेक्सेस की ज़रूरत पड़ती है फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे बुल्स में, हेन्स पे, ह्यूमन बींग्स पे और प्लांट्स में आर नीडेड टू प्रोड्यूस द न्यू जनरेशन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल मोड है इसका क्या सिग्निफिकेंट है, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। आर दे एनी लिमिटेशन ऑफ द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या कोई लिमिटेशन होता है असेक्सुअल मोड का, विच हैव बीन डिस्कसिंग एवं। देखो क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ द टू न्यू सेल फ्रॉम द वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर एपर्टस। जब भी एक इंडिविजुअल मिलके एक ही इंडिविजुअल क्या करता है, डॉटर सेल की प्रोडक्शन करता है। देखो, द क्रिएशन ऑफ द टू न्यू सेल, जैसे ऊपर आपने बाइनरी फिजन पढ़ा तो एक एमोएबा मिलके क्या कर रहा था, दो डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहा था। जो दो न्यू सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है by the copying of DNA as well as of the cellular apparatus, the DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate and the resultant error can a source of the variation in the population of organism। क्या बोल रहा है कि जो डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म है, जो हमने नोट किया था ऊपर, कि जब भी पेरेंट मटेरियल ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है या रिप्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, डीएनए जो होती है वो कॉपी होती है, जो ओरिजिनल होती है वो उसी बॉडी में रह जाती है और जो कॉपी वाली होती है उसको दूसरे बॉडी में सेलुलर एपर्टस के साथ भेज दिया जाता है। यही पढ़ा था हमने। जो रिजल्टेंट एरर है, जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, उसका रिजल्टेंट होता है ये जो डीएनए कॉपिंग में हमने ऊपर भी पढ़ा था कि असेक्सुअल में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, वो डायरेक्टली एक कॉपी हो जाता है किसका, पेरेंट का। बट वेरिएशन आना ज़रूरी है क्योंकि आगे के चेंजेस को क्या करने के लिए, आगे के चेंजेस को हैंडल करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, क्योंकि सबके पास एक तरीके की एबिलिटी नहीं होती है। बट रिप्रोड्यूस जब ऑर्गेनिज्म करता है तो उसके जो स्पीसीज़ है उसकी एग्जिस्टेंस की और जीने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोटेक्टेड बाय द वेरिएशन। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वेरिएशन के थ्रू प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता। हर किस जरूरी नहीं है असेक्सुअल में कब मात्रा में वेरिएशन आ रहा है या वेरिएशन नहीं भी आ रहा है, बट हर ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर रहा है उस पर जरूरी नहीं है कि वेरिएशन नहीं आ रहा होगा, वेरिएशन आ सकता है। But in a population, variation are useful for ensuring the survival of the species। जो बात अभी मैंने बोली कि हमें वेरिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि स्पीसीज़ की सर्वाइवल के लिए, किसके लिए, स्पीसीज़ की सर्वाइवल के लिए। अगर स्पीसीज़ सर्वाइव ही नहीं करेगा तो फिर वो स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा और वो एक्सटिंक्ट में आ जाएगा।
जैसे हम ह्यूमन बींग्स, अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस ही ना करें और उनके ऑफस्प्रिंग्स पे यानी कि बेबीज़ में अगर वेरिएशन आई नहीं, तो आगे जाके जो ग्लोबल वार्मिंग जो पहले के लोगों नहीं सह पाते, आज के लोगों तो अच्छी तरीके से सह लेते। तो ये होता है वेरिएशन जो समय के साथ ज़रूरी है। जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ज़माना बदल रहा है, तो इसके साथ हमें अपने आप को ढलाना पड़ता है। उसी तरह रिप्रोडक्शन भी वही प्रोसेस है जिसको समय के साथ वेरिएशन क्रिएट करना पड़ता है। पहले लोगों के पास पूंछ हुआ करता था, तुम जानते हो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके पास क्या होता था, दे हैव द टेल, बट वो टेल का कोई इस्तेमाल नहीं था। तो धीरे धीरे वेरिएशन आते आते क्या हुआ, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हुआ ना। बट अभी भी किसी में ये चीज़ देखा पड़ता है। जैसे रिसेंटली एक न्यूज़ में एक मतलब ऑफस्प्रिंग या बेबी का जन्म हुआ था जिनके बैक साइड में पूंछ था, मतलब टेल हुआ था, बट उसको ऑपरेशन करके निकाला गया क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं था। बहुत केयरफुली ऑपरेशन था क्योंकि वो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो वेरिएशन नहीं आता तो वो पूछ तो भी हमारे साथ ही रहता। दैट्स वाई विद द टाइम इवॉल्वमेंट और साथ ही साथ एफिशिएंसी, हर चीज़ चेंजिंग करना अपनी लाइफ में ज़रूरी होता है। तो इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म केम अप विद रिप्रोडक्टिव मोड दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। तो ये कुछ सेंस बनाएगा कि अगर ऑर्गेनिज्म आएंगे और रिप्रोडक्टिव मोड्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन लाएंगे सो दैट स्पीसीज क्या करें, एग्जिस्ट करें। वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट। हर किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए की कॉपिंग जब होती है वो एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है। दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन। वो इतना प्रिसाइज होता है कि दूसरे जनरेशन को बना सके विद द वेरिएशन। अ फेयरली स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वेयर टू बी लेस एक्यूरेट मेनी ऑफ द रिजल्टेड डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क। अगर डीएनए कॉपिंग जो हो रहा है वो अगर ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हुआ या प्रिसाइज वे में नहीं हुआ, वेरिएशन आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो अगर एक्यूरेसी नहीं हुआ तो वो डीएनए काम ही नहीं करेगा सेलुलर एपर्टस के साथ, और वो डीएनए वुड डाई, दैट बेबी विल नॉट बी एबल टू अलाइव। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएट बी स्पीड अप। तो ये जो वेरिएशन का प्रोसेस है कैसे बढ़ाया जाए। ईच न्यू वेरिएशन इज मेड in a DNA copy that already has variation accumulated from previous generation। जब भी डीएनए की कॉपिंग आती है तो उसमें वेरिएशन जब आती है तो किसको देख पड़क के वेरिएशन आती है, प्रीवियस जनरेशन को, पेरेंट्स को देख के आएगी कि तुम्हारे में क्या एबिलिटी थी जो आगे वाले जनरेशन में एक्स्ट्रा दिया जाए कि वो अपने इन्वायरमेंट को एडेप्टेबिलिटी पे ला सके। Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulate variation। अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल जो होते हैं एक पॉपुलेशन में, उनके पास अलग अलग पैटर्न्स होता है वेरिएशन लाने का। इसीलिए ऑल ऑफ दिस वेरिएशन आर इन द लिविंग इंडिविजुअल। इसे जितने भी ऐसे वेरिएशन आते हैं वो लिविंग इंडिविजुअल में आते हैं। इट इज़ एजर्ट दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट। इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। Combining variation from two or more individual would thus create the new combination of variant। अगर दो इंडिविजुअल मिलके एक ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहे हैं, ठीक है, तब क्या होता है, इसमें कुछ अलग वेरिएशन है, इसमें कुछ अलग वेरिएशन है, तो दोनों के वेरिएशन कंबाइन होकर एक नया कॉम्बिनेशन बनता है ऑफस्प्रिंग में वेरिएंट का। और हर एक कॉम्बिनेशन वुड बी नॉवल सिंस इट वुड हैव इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल। और हर एक कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई वेरिएंट यूनिक ही होगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल की वेरिएशन इन्वॉल्व हो रही है। The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during the reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दोनों के जगह से वेरिएशन आता है और दोनों के जगह का वेरिएशन कंबाइन होकर ऑफस्प्रिंग में वेरिएंट दिखता है। बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफिकल्टी if each new generation is to be combination of the DNA copy from two pre-existing individual, then each new generation will end up having the twice the amount of DNA that the previous generation had। बोल रहा है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंसान मिलके क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इससे भी डीएनए कॉपिंग होगा और इससे भी डीएनए कॉपिंग होगा। तो ये एक अपने पास ओरिजिनल वाला रखेगा और ये एक दे देगा ऑफस्प्रिंग को, बाकी ये एक ओरिजिनल वाला अपने पास रखेगा और बाकी ये दे देगा दूसरे को, तो इसके पास तो डबल हो जाएंगे ना डीएनए। प्रॉब्लम तो ये आ रहा
दिस इज लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर एपर्टस बाय द डीएनए। और अगर 2 डीएनए आ जाएगा तो ये क्या कर देगा, पूरा गिजबिज कर देगा सेलुलर एपर्टस का फंक्शनिंग को डीएनए के द्वारा। तो हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक ऑफ द सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी। तो इस डिफिकल्टीज को हम लोग कैसे सॉल्व करें। वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास अलग अलग टिश्यू है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसी तरह बोल रहा है कि जैसे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीज करती है। हर एक एक्टिविटी को करने के लिए हर एक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जिसके पास कॉम्प्लेक्सिटी है टिश्यू की। One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have a specialized linkage of cell in a specialized organ in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है जैसे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास 2 डीएनए की कॉपी आ जा रही थी दोनों इंडिविजुअल से। तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो 2 आदमी मिलके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उन दोनों से जो डीएनए की कॉपिंग आ रही है उसका आधा आधा डीएनए लो, तब वो पूरा डीएनए हो जाएगा। क्योंकि डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के टोटल 23 पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना। तो 46 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो कितना होगा 23। तो अगर 23 क्रोमोसोम्स, मान लो ये मेल है ये फीमेल है, अगर 23 क्रोमोसोम्स मेल देता है ऑफस्प्रिंग को और 23 फीमेल देती है ऑफस्प्रिंग को, तो ये दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम्स मिल जाएगा। मतलब कि वो 23 पेयर, ये बेटर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे पढ़ा जाए तो क्या बोला जा रहा है, दिस इज अचीव बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड द मियोसिस। ये किसके द्वारा मतलब किया जाता है, एक सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसको मियोसिस बोलते हैं। ये मैंने आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ाई है जो एनडीए प्रिपरेशन के लिए, अगर आपको ये समझना है तो वहाँ जाके देख सकते हो, बट यहाँ पे भी मैं समझाती हूँ। देखो, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल डिवाइड करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। लेकिन सेल डिवीजन में क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं सेल डिवीजन। देखो, क्रोमोसोम्स पहले समझो। जो क्रोमोसोम होता है वो भी 2 तरीके का होता है। कौन कौन, एक होता है दैट इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं। 2 आपके पास एक सेक्स क्रोमोसोम, 2 एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है ऑटोनोमल क्रोमोसोम्स, और ऑटोनोमल क्रोमोसोम्स 22 होते हैं। तो टोटल 23 पेयर्स हो गए, मतलब 22 पेयर्स होते हैं तो टोटल 23 पेयर्स हो गए। वो एक पेयर मियोसिस करता है और बाकी का 22 पेयर माइटोसिस करता है। अब मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस में जैसे कि ये क्रोमोसोम के हैं नंबर, ये डिवाइड होता है तो 4 पे बंटता है, वे भी एन करके। तो इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हो रही है, तो ये होता है सेक्स क्रोमोसोम पे। लेकिन इन केस ऑफ माइटोसिस 2n डिवाइड होगा तो 2n और 2n में ही डिवाइड होगा, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होती है इन केस ऑफ माइटोसिस, जिसको 22 ऑटोनोमल पेयर्स बोलते हैं क्रोमोसोम्स का। बाकी वो एक क्रोमोसोम ही तुम्हारा सेक्स डिसाइड करता है कि ऑफस्प्रिंग जो बेबी पैदा होने वाला है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब देखो, दैट इज कॉल्ड द मियोसिस। नाउ दस व्हेन दिस जर्म सेल, जिसको मैंने बताया, जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, फ्रॉम द 2 इंडिविजुअल कंबाइन एंड ब्रिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अ न्यू इंडिविजुअल, इट रिजल्ट इन रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट इन अ न्यू जनरेशन। तो मेल से और फीमेल से आधे आधे क्रोमोसोम्स आते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स मिलके क्या करते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं, दैट इज 23 पेयर्स, दैट इज 23 पेयर्स। और वो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स ही क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग के नॉर्मल क्रोमोसोम्स या डीएनए बनता है। एक और चीज़ की कोई भी ऑफस्प्रिंग मेल है या फीमेल है, जब 2 इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये कैसे पता चलता है। देखो, अगर ह्यूमन बीइंग्स पे बात किया जाए तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम तो होते हैं वो मेल में X एंड Y होते हैं, बट फीमेल में X एंड X होता है। ये आगे जाके तुम पढ़ोगे, बट एक जरा सा समझ लो। तो अगर मेल अपने सेक्स क्रोमोसोम से यानी कि जर्म सेल से अगर मेल X भेजता है और फीमेल भी X भेजती है तो दैट विल बी गर्ल। लेकिन
अगर फीमेल के पास तो कोई ऑप्शन नहीं, वो एक्स ही भेजेगी, लेकिन अगर मेल वाई भेजता है तो दैट विल बी बॉय। ये डिसाइड करता है, तो मेल विल बी रिस्पॉन्सिबल वेदर द ऑफस्प्रिंग विल बी मेल और फीमेल। ठीक है, तो ये बोलना गलत है कि वुमेन विल रिस्पॉन्सिबल कि बच्चा मेल या फीमेल हुआ। 50-50% चांस होता है, और ये किसी के हाथ में नहीं होता कि मेल हो रहा है कि फीमेल हो रहा है। देखो जाइगोट हो गया, वही ऑफस्प्रिंग को बोलते हैं, उसका छोटा रूप होता है। इट इज़ टू ग्रो एंड डेवलप इनटू द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करता है और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में बदलता है जिसके पास क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन है। इसके पास सफिशिएंट स्टोर होता है एनर्जी का। In a very simple organism, it is seen that two germ cell are not very different from one another. दो अलग अलग जर्म सेल एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते, और मे इवन भी सिमिलर, और एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत अलग अलग नहीं हो सकते। बट एज द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जैसे बॉडी की डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो ये जर्म सेल जो होते हैं वो भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो one germ cell is large and contain the food store, while the other is germ smaller, like to be the motile. Conventionally, the motile germ cell is called the male gamete, and the germ cell containing the stored food is called the female gamete. देखो जो मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाला जर्म सेल होता है, दैट वाज सेक्स क्रोमोसोम्स, वो मेल का होता है, बट जो एक जगह रह के फूड को स्टोर करता है बेबी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो फीमेल का जर्म सेल होता है। अच्छा, पढ़ती हूँ उसके बाद एक बार और क्लियर कर देती हूँ। वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शन हाउ द नीड टू क्रिएट दिस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू द डिफरेंस इन द मेल गैमेट and female reproductive organ, and in some cases different in the bodies of male and female organism। क्या बोलता है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जर्म सेल होता है ये मेल या फीमेल में अलग अलग भी हो सकता है और बहुत सिमिलर भी हो सकता है, बट जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मतलब मूवमेंट करता है, बट फीमेल गैमेट जो होता है जर्म सेल वो फूड स्टोरेज करता है फॉर द रिप्रोडक्शन और द रिपेयरिंग ऑफ द बॉट ऑफस्प्रिंग या जाइकोट। ठीक है, ये मोटाइल नहीं होता, ये फूड स्टोरेज करता है। ये यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही। अब आगे बढ़ते और समझ आएगा। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे दैट वाज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं सोच रही हूँ पहले समझा दूँ उसके बाद पढ़ के सुना दूँ। देखो इसमें भी जब भी आप पढ़ते हो, पहले प्लांट्स में पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो इसमें भी मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। देखो मेल गैमेट जो है इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मेल गैमेट, जो उसको बोलते हैं दैट इज स्टैमिड, और फीमेल गैमेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है, तो मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड स्टैमिड और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, पिस्टल। अब दोनों के स्ट्रक्चर समझाती हूँ, आफ्टर गेटिंग नो अबाउट द स्ट्रक्चर फिर बताऊँगी सारे प्रोसेसेस क्या चलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझ आ गया, इसमें मेल गैमेट क्या होता है दैट इज स्टैमिड, और फीमेल गैमेट क्या होता है दैट इज कॉल्ड पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल या फिर कार्पल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ आ गया। और फीमेल गैमेट को हम लोग पिस्टिल और कार्पेल बोलते हैं, और जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं, बट मेल गैमेट को हम लोग एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। ये एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है कि फीमेल गैमेट को हम लोग जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं और मेल गैमेट को एंजियोस्पर्म बोलते हैं। बट अभी तुम 10th में हो तो ये समझो कि मेल गैमेट का नाम क्या होता है, स्टैमिन, और फीमेल गैमेट का नाम क्या होता है, पिस्टिल। इतना समझ आ गया। अब स्टैमिन ड्रॉ करके दिखाती हूँ और फिर समझाती हूँ। देखो स्टैमिन दिखता है कुछ ऐसा, ये जो साइड में फ्लावर्स के कुछ दिख रहा है ऐसे पड़ के, ऐसे गोल जैसा बना हुआ, ऐसे लाइन खींच के गोल जैसा बना हुआ, दैट इज स्टैमिन। ये ऐसा लाइन है और यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसकी जो लंबी सी टांग है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। एक चीज़ ध्यान में रखना, लंबी सी टांग को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर। तो ये लंबी सी टांग को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेल गैमेट नहीं है,
मतलब ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव, ये इसी के अंदर क्या होता है, मेल जर्म सेल होता है, ठीक है। अब देखो, अब जो मेल, ये हो गया मेल गैमेट। अब देखो, अब तुम्हारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, या फिर तुम इन शॉर्ट बोलो कि जो फीमेल, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिस्टिल। और क्या बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड द कार्पेल। और क्या बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड द जिम्नोस्पर्म। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, इसके लंबी सी बॉडी को बोलते हैं स्टाइल, और जहाँ पे ये सीड जनरेट करता है, क्योंकि इसका तो बेबी सीड ही होता है, दैट इज कॉल्ड ओवेरी, और इस पूरे को पिस्टिल बोलते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेल गैमेट में क्या क्या होता है और फीमेल गैमेट में क्या क्या होता है। मेल गैमेट में होता है एंथर और फिलामेंट, फीमेल गैमेट पे होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, और क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द ओवेरी, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब देखो कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब जो मेल जर्म सेल है वो कहाँ रहता है, इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें 4 पोर्शन होते हैं, और इसी 4 पोर्शन में क्या होता है कि येलो कलर का सब्सटेंस क्या होता है, डेवलप्ड हो रहा होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन ही क्या है, पॉलन ग्रेन ही क्या है, मेल जर्म सेल, मतलब मेल का और पॉलन ग्रेन ही क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये मेल गैमेट है। मेल गैमेट मतलब मेल जर्म सेल जो रिप्रोडक्शन कराता है फीमेल के साथ, क्या करके, कोलैब करके, फर्मेंटेशन करके, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन जब एक सब देखना, जब भी तुम हिबिस्कस के फ्लावर छूते हो तो हाथ में कुछ येलो येलो पार्टिकल्स लग जाते हैं, दैट इज द पॉलन ग्रेन। ये इसी के ऊपर क्या होते हैं, फ्लावर्स के ऊपर ही क्या होते हैं, बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये फ्लावर्स के ऊपर बैठे हुए रहते हैं। उसके बाद ये जब, उसके बाद वेट, हाँ, उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से जब एक बार ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद ये कहाँ पे आते हैं, टू द स्टाइल। स्टाइल के ऊपर जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर आके स्टेबल हो जाते हैं। किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, याद रखना, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। और स्टिग्मा थोड़ा स्टिकी होता है तो पॉलन ग्रेन को आराम से चिपका लेता है। एक और चीज़ की जो मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट जो होते हैं जिसको मेल जर्म सेल बोल रहे हैं, जो येलो कलर का होता है, दैट इज़ द पॉलन ग्रेन। ये जो 2 मेल गैमेट, या फिर बोलो तो 2 मेल गैमेट को क्या करता है, अपने साथ लेके रखता है। क्या करता है, 2 मेल गैमेट को लेके रखता है अपने अंदर। ये जो मेल जर्म सेल है ये 2 जर्म सेल को अपने साथ रखता है, या 2 मेल गैमेट को अपने साथ रखता है, ये पॉलन ग्रेन। देखो ये जब यहाँ पे आता है तो इसके अंदर 2 को मेल गैमेट होते हैं या 2 को मेल जर्म सेल होते हैं, जो बोलो। तो जब स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक होता है तो ये जो मेल जर्म सेल है या मेल गैमेट एक पाइप बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा जियोट्रॉपिज्म, दैट वाज फोटोट्रॉपिज्म इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, जिससे क्या होता है, केमिकल और केमिकल अट्रैक्ट करते हैं और ग्रोथ भी जो है उसी डायरेक्शन पे होती है ना। तो जो ये जो मेल गैमेट है दैट इज़ पॉलन ग्रेन, जिसके अंदर 2 मेल जर्म सेल है, ये क्या करता है, इसकी स्मेल से ओवेरी तक जाने का क्या करता है, ओवेरी के स्मेल से और अपनी स्मेल से इस दोनों के बीच में एक पाइप जनरेट करता है। और सारे पॉलन ग्रेन की पाइप नहीं बनती, जो बहुत स्टेबल होता है इस फीमेल गैमेट के लिए, फीमेल गैमेट उसी को क्या करने देती है, पॉलन ट्यूब बनाने देती है, यानी कि ये ट्यूब जिससे वो मेल गैमेट पहुँचेगा ओवेरी के पास। और एक बार अब ओवेरी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लो कि ओवेरी के अंदर क्या क्या होता है, बताती हूँ। देखो ये मान लो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर नीचे में 3 सेल होते हैं, बीच में 2 सेल नहीं होते, न्यूक्ली होते हैं, और ऊपर में 3 होते हैं। मतलब कितना हुआ, 3 3 6 7 8, टोटल 8 होते हैं, जिसमें से 6 सेल होते हैं और 2 न्यूक्ली होती है।
जो ऊपर से दो मेल गैमेट आ रहे हैं या मेल जर्म सेल आ रहे हैं, ठीक है, दो आ रहे हैं, ये देखो दो आ रहे हैं, तो एक जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, और ये होता है तुम्हारा क्या, एग। तो एक मेल गैमेट जो है इस एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, और एक बार फर्टिलाइज कर लेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एक एग और एक मेल गैमेट के बीच में। याद रखना, एक एग और एक मेल गैमेट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके साथ जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड द जाइगोट। समझ आया। और बाकी दूसरा जो मेल गैमेट है ऊपर जाके न्यूक्ली के साथ मिलके 3 सेल की फ्यूजन कराएगा, इसलिए इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हुआ, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिलके, और इससे क्या बना, जाइगोट बना। इसी को बोलते हैं सिनगैमी, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। बाकी ऊपर वाले को बोलते हैं इंडोस्पर्म, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। तो इधर हो गया इंडोस्पर्म, ठीक है, जिसमें ट्रिपल फ्यूजन हुआ, 2 न्यूक्ली और एक मेल गैमेट मिलकर ट्रिपल फ्यूजन किया। यही इस जाइगोट को क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एक एग सेल था, ये एक मेल गैमेट के साथ रिएक्ट करेगा, जाइगोट बनाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को सिनगैमी बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म बोलते हैं। इतना समझ आया। उसके बाद ऊपर वाले को इंडोस्पर्म बोलते हैं, नीचे वाले को सिनगैमी बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल गैमेट एक बार 2 न्यूक्ली के साथ फर्टिलाइज होकर ट्रिपल फ्यूजन कर रहा है, और एक बार फीमेल जर्म सेल के साथ मिलके 2 बार फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस का नाम दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 मेल गैमेट मिलके 2 जगह पे फर्टिलाइज कर रहे हैं। एक प्रोसेस को सिनगैमी, जहाँ पे एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिलकर रिएक्ट करता है और फर्टिलाइज करता है, और एक जगह 2 फीमेल न्यूक्ली और एक मेल गैमेट मिलकर फर्टिलाइज करता है, जिसको ट्रिपल फ्यूजन या फिर उस प्रोसेस को इंडोस्पर्म बोलते हैं। यहाँ पे जो एग यानी कि एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट मिलकर रिएक्ट करते हैं, इससे जाइगोट बनता है, और इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ट्रिपल फ्यूजन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हो गया फीमेल जर्म सेल। ये दिख रहा है यहाँ पे एक पॉइंट पे, यही पॉइंट पे एक मेल गैमेट आके फर्टिलाइज करेगा, और बीच में जो है उससे क्या होता है, बीच में जो 2 न्यूक्ली होती है उससे क्या होता है, उसके साथ कौन फर्टिलाइज करता है, जो बीच में 2 न्यूक्ली होती है, बीच में जो 2 न्यूक्ली होती है उसके साथ फर्टिलाइज करता है एक और मेल गैमेट, जो कौन लेके आता है, पॉलन ग्रेन्स लेके आते हैं 2 मेल गैमेट, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही क्या होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, और वो दोनों मेल गैमेट 2 जगह फर्टिलाइज करके डबल फर्टिलाइजेशन कराते हैं। पढ़ के समझा दूँ, फिर ह्यूमन बींग्स में समझा दूँगी, फिर उसको भी पढ़ा दूँगी। देखो, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, पता है ना, एंजियोस्पर्म मेल को बोलते हैं, ये फ्लावर में लोकेटेड होता है, और जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ प्रेजेंट होता है फ्लावर में, उसको मतलब जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और जिसमें अलग अलग होता है, मतलब मेल गैमेट कहीं और है, फीमेल गैमेट कहीं और है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में पपाया, वाटरमेलन, और बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस और मस्टर्ड है। एंजियोस्पर्म हो गया मेल गैमेट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्पील हो गया ये जो ग्रीन कलर का दिखता है, और पीटल हो गया ये फ्लावर का। पिस्टिल और स्टैमेन, स्टैमेन हो गया एंजियोस्पर्म, दैट इज द मेल गैमेट, ठीक है, और पिस्टिल हो गया क्या, जिम्नोस्पर्म, दैट इज द फीमेल गैमेट। स्टैमिन इज द मेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल कि अगर मैंने गलती से मेल गैमेट बोल दिया होगा, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो वो सेल्स है जो लेके जाते हैं पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट जो ओवरी के अंदर रहता है, ठीक है। स्टैमिन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो जर्म सेल कंटेन करते हैं, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल। मेल गैमेट को ही मेल जर्म सेल बोलते हैं। तो व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पीटल एंड सेपल सर्व,
द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, कि एक में सिर्फ फीमेल गैमेट हो और एक में सिर्फ मेल गैमेट हो, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, बट जिसमें दोनों उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। व्हेन इट कंटेन बोथ स्टैमिन एंड पिस्टल, जैसे कि हिबिस्कस, उसको यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल बोलते हैं। स्टैमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है जो येलोविश कलर होता है, और यू मस्ट हैव सीन दिस येलोविश कलर दैट ऑफन स्टिक टू आवर हैंड इफ यू टच द स्टैमिन ऑफ द फ्लावर। अगर तुम ऐसे स्टैमिन को छुओगे तो तुम्हारे हाथ में भी लग जाएंगे वो येलो कलर के कुछ सब्सटेंस होते हैं, वो होते हैं पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट को अपने अंदर रखते हैं। फिर वो फीमेल गैमेट के ऊपर जाके उस पोलन ग्रेन से मेल गैमेट फिर ओवरी में जाता है, फिर एक के साथ फर्टिलाइज करता है। और पिस्टिल इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द फ्लावर, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो 3 पार्ट से बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी मिडिल इलोंकेटेड पार्ट जिसको स्टाइल बोलते हैं, और द टर्मिनल पार्ट विच इज स्टिकी दैट इज कॉल्ड द स्टिग्मा। ओवेरी जो है ओव्यूल्स कंटेन करते हैं, और हर एक ओव्यूल्स के पास क्या होता है, एक एग होता है। जो मेल जर्म सेल है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और वो किसके साथ फ्यूज करता है, फीमेल के साथ। मैंने बताया 2 मेल गैमेट लेके आता है, मेल जर्म सेल लेके आता है। एक मेल जर्म सेल जो है एक के साथ फर्टिलाइज करता है, ये ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल होता है एग उसमें, ठीक है, जिसको सिंगैमी प्रोसेस को बोलते हैं। और एक जब 2 न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इसलिए 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो फ्यूजन होता है जर्म सेल का या फर्टिलाइजेशन गिव अस दैट जायगोट विच इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। फिर ये फर्टिलाइजेशन से जो जायगोट बना, फिर वो जायगोट को नरिशमेंट वो ट्रिपल फ्यूजन बनाने वाला दिया, और ये से जो जायगोट बना यानी कि फ्रूट बना, ये फिर ग्रो करके एक प्लांट में बदल जाता है। इसीलिए पोलन नीड टू ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमन टू स्टिग्मा। इसलिए पोलन को क्या होना होता है, स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंचना होता है, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन अकर इन द सेम फ्लावर, और एक ही फ्लावर में ये ट्रांसफर हो रहा है तो इट इज रिफर्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरी तरफ अगर पोलन ट्रांसफर्ड हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है तो दैट मीन्स वो सेल्फ पॉलिनेशन है, बट 2 अलग अलग फ्लावर पे हो रहा है तो दैट मीन्स वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ये जो पोलन का ट्रांसफर है एक फ्लावर से अनदर तक, दैट इज अचीव बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल। मतलब पोलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक कब होता है, जब उसको कोई एक एजेंट मिलता है, और वो एजेंट क्या क्या होते हैं, विंड, वाटर और एनिमल। क्रॉस हो गया जब एक फ्लावर से अनदर फ्लावर तक जा रहा है, और जब एक ही फ्लावर पे जा रहा है दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, अगर एक बार पोलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया तो वो फिर फीमेल जर्म सेल के पास पहुंचेगा जो ओवेरी के अंदर ओव्यूल में प्रेजेंट है। ये ट्यूब ग्रो करेगा दैट इज कॉल्ड द कीमोट्रोपिज्म, ठीक है, आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रैवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवेरी। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डिवाइड करेगा बहुत बार एक एम्ब्रियो बनाने के लिए विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल फिर डेवलप करेगा एक टफ कोटिंग एंड इट ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू द सीड। फिर सीड से फिर प्लांट्स ग्रो करेंगे। एंड ओवरीज ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू इनटू अ फूड फॉर्म ऑफ फूड। क्या हुआ, पहले हुआ जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से बार बार सेल डिवाइड किया, एक बाहर में आउटर मोस्ट हार्डेस्ट कोटिंग बना, फिर वो सीड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो जल्दी जल्दी पकेगा और एक फ्रूट पे कन्वर्ट हो जाएगा। Meanwhile, the petal, sepal and stamen, style और stigma have the thrival and fall off। उसके बाद जब एक बार पक जाता है फ्रूट, तो वहाँ का पीटल देखते ना, जब फ्रूट पक जाता है, मतलब जब फ्रूट के अंदर जान आ जाती है, वो पकने वाला होता है या फ्रूट की ग्रोथिंग टाइम होती है, तो फूल से ही फ्रूट बनता है। जिस पेड़ में फूल आ रहा है मतलब उस पेड़ में फ्रूट आएगा। तो वो क्या होता है, उसके पत्ते झड़ जाएंगे, सीपल झड़ जाएंगे, फिर पेटल झड़ जाएंगे, सब झड़ जाएंगे, तो फिर उसमें एक फ्रूट निकल के आएगा। ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट। जो सीड होता है वो फ्यूचर प्लांट कंटेन करता है, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं, जो डेवलप्ड होता है सीडलिंग में अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन। इस प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। और जो सीड होता है, जैसे चना भी एक सीड होता है, उसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल, जो रूट ग्रो करता है, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं प्लूमुल। प्लूमुल क्या करता है, फ्यूचर शूट प्रोड्यूस करता है। इसलिए चना को बो देने से उससे पेड़ उग जाती है, क्योंकि वो खुद एक सीड है।
और जर्मिनेट होके उसका प्यूमुल सूट में बदलता है और रेडिकल रूट में बदलता है और एक पेड़ जनरेट कर देता है। दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स वाले सब समझ आ गए? ह्यूमन बींग्स भी पहले समझा देती हूँ, उसके बाद रीड करके फटाफट पढ़ा दूंगी। देखो, ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या मेल जर्म सेल या फीमेल जर्म सेल एक साथ क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द व्हाट? ऑफस्प्रिंग, यानी कि जायगोट बोल लो जिसको। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे भी वैसे होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो मोबाइल होता है, मतलब मोटाइल होता है, यानी कि मूवेबल होता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है वो फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, यू हैव टू गेट नो अबाउट द तुमने जो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि फीमेल में तुम्हारा ये पाया जाता है, दैट इज़ ओएस्ट्रोजन, और मेल में टेस्टोस्टेरोन एक एज के बाद। तो वो सारे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि तुम्हें रिप्रोड्यूस करना होता है अपने स्पीसीज़ को आगे ले जाने के लिए। देखो, तो जब भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तब जाके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है। इतना बात समझ आया? अब मेल गैमेट जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पर्म। और फीमेल गैमेट को बोलते हैं क्या? एग। ठीक है, अब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होता है? टेस्टिस होता है। अब टेस्टिस मेल में रहता क्या है? स्क्रोटम बोलते हो ना, स्क्रोटम के अंदर। और स्क्रोटम को थोड़ा बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है? थोड़ा मतलब हल्का टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो हमेशा बॉडी पार्ट से मेल के आउटवर्ड साइड क्या होता है? ग्रो करता है, क्योंकि उसको नेचुरल ह्यूमन टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। इसलिए टेस्टिस को वो चीज़ चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटम जो होता है वो थोड़ा बॉडी के बाहर ग्रो करता है। ठीक है, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है सो दैट वो टेस्टिस को क्या कर सके? अपने अंदर रख सके। अब टेस्टिस है, उससे क्या निकला हुआ है? एक वास्ट डिफरेंस निकला हुआ है, जो क्या होता है? यहाँ से टेस्टिस ही क्या करता है? स्पर्म को निकालता है। ठीक है, और फिर स्पर्म निकलता है वास्ट डिफरेंस से ट्रैवल कर करके एक वैसा पाइप में आ जाता है जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी निकलता है और इससे टेस्टिस से निकला हुआ स्पर्म भी मिलता है। इसलिए दोनों का पाथ एक ही हो जाता है, यूरेथ्रा, जिससे दोनों निकलते हैं। इसलिए स्पर्म और यूरिन एक साथ जब मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमेन। अब इस स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? क्योंकि उसको यहाँ से ट्रैवल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुँचना है। इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए दो तरीके के क्या होते हैं? ग्लैंड होते हैं। एक होता है सेमिनल वेसल और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। दोनों इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और एक बार स्पर्म निकल गया, नरिशमेंट मिल गया और यूरिन के सहारे वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल गया, तो ये कहाँ पहुँचता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर करता है वेजाइना की मदद से, और वंस इट एक्चुअली गेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर सर्विक्स से होते हुए, फिर यूटेरस से होते हुए ये कहाँ पहुँचता है? फिलोपियन ट्यूब पे, जिसको ओविडक्ट बोलते हैं। ये हो गया ओवेरी, जहाँ से एग निकलती है हर एक मंथ पे। तो यहाँ से जब एग निकलती है हर एक मंथ से, और यहाँ से जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है, दोनों यहीं पे फर्टिलाइज करते हैं, क्योंकि एग को ओवेरी से निकल करके यूटेरस तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत स्लो प्रोसेसिंग होता है। इसलिए मेल गैमेट यहीं पे फर्टिलाइज करता है और फिर एग इधर आके क्या होता है? इस पार्ट में जाके बेबी ग्रो करती है या ऑफस्प्रिंग ग्रो करते हैं, और यहीं पे इसी को बोलते हैं दैट वाज कोक। मदर के कोक में बोलते हैं ना बेबी का क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। तो यही होता है वो पोर्शन जहाँ पे बेबी ग्रो करता है। पूरा 9 महीना रखती है मम्मी उसके अंदर, और उसके बाद यही वेजाइना के थ्रू उसको डिस्चार्ज किया जाता है, बेबी को वर्ल्ड में लाया जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब को हम लोग फर्टिलाइजेशन साइड भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब ये जो ओवेरी है, जो ओव्यूल यानी कि एग रिलीज़ करता है, ये एक धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब से होके बाहर आता है, और जब उसको फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता है तो यही ब्रेक डाउन होके क्या होता है? एज अ
मेंस्ट्रुएशनल ब्लड यानी कि पीरियड ब्लड के रूप में बाहर निकलता है। ये जो बाहर में रेड कलर की कोटिंग देख रहे हो इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जो बेबी के लिए बनाया जाता है कि जब बेबी के साथ फर्टिलाइजेशन हो तब ये जो प्लेसेंटा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। बट इसकी ये अपनी वॉल को थिकन कर देता है बेबी को रखने के लिए, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही धीरे धीरे टूट के 5-6 डेज में निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब बेबी को यहीं रखा जाता है। 9 मंथ तक बेबी यहीं ग्रो करता है और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम प्लेसेंटा का होता है, जो मदर से जो भी खान पीन होता है उसी से मिलती है, एक ट्यूब के थ्रू जो प्लेसेंटा से बेबी के तक जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब पढ़ के समझा दूँ, अब आ जाओ। Reproduction in human being. So far you have discussing the variety of mode that different species use for reproduction. तुमने इतने देर से बहुत सारी स्पीसीज को देखा जो अलग अलग रिप्रोडक्शन का मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे। Let us now look at the species that we are most interested in, जिसमें हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि हम खुद ही ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें उसके बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ह्यूमन सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। Let us begin at the apparently unrelatable point. All of us know that our body change as we become older. जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। We have learned changes that take place in our body earlier in class 8. हमने ये सब चेंजेस के बारे में क्लास 8 में पढ़ा है। We notice that our height has increased continuously. हमने देखा हमारी हाइट बढ़ती है लगातार जब तक एक एज तक ना पहुँच जाए। We acquit teeth, हमें teeth आती है। We even lost the old so-called milk teeth and acquired the new one. हम बचपन में मिल्क टीथ जो होता है उसको लॉस करते हैं, फिर नई टीथ आती है हमारे में, फिर वो नई टीथ रहती है। ये सारे चेंजेस हमारे बॉडी में क्या होते रहते हैं। All of these are changes that can be grouped under the general process. ये जितने भी चेंजेस हैं वो सारे एक ग्रुप्ड में होते हैं एक जनरल प्रोसेस के दौरान जो ग्रोथ से रिलेटेड हो रहा है। अगर तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, टीथ डिस्ट्रॉय होकर नई टीथ आ रही है, तो ये ग्रोथ रिलेटेड है, जिसमें बॉडी जो है बड़ा बनता है। बट इन अर्लियर टीन एजर ईयर्स, जब तुम एक एज में आ जाते हो 10 to 12 ईयर के एज में, अ होल न्यू सेट ऑफ चेंज अकर, जितना भी नया चेंज होता है वो इसी एज के दौरान होता है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी इनलार्जमेंट। सिर्फ इसको ये कह के तुम ख़त्म नहीं कर सकते हो कि बॉडी की इनलार्जमेंट हो रही है। Instant appearance of the body changes, proportion changes, new feature appear and so do new sensation. जब भी ये सब चेंजेस आती है 10 to 12 years के समय पे मेल और फीमेल में, तो सिर्फ तुम इसको बॉडी इनलार्जमेंट कह के बंद नहीं कर सकते हो क्योंकि इस दौरान तुम्हारे बॉडी के अपीयरेंस में चेंज आती है, सोचने सुनने के ढंग में चेंज आती है, समझने के ढंग में चेंज आती है। तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ न्यू हॉर्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जिसके अंदर तुम्हारे अंदर फीलिंग्स अलग आने लगती है। तो इनमें से कुछ चेंजेस बहुत कॉमन होते हैं मेल और फीमेल में और कुछ अलग अलग भी होते हैं। तो वी बिगिन टू नोटिस द हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी। कहीं कहीं पे क्या होता है, हेयर ग्रो होता है, जैसे कि दोनों की बॉडी में जो कॉमन है अभी वो पढ़ रहे हैं, जैसे कि आर्मपिट्स में, जेंटियल एरिया बिटवीन द थाई एंड विच कैन ऑल्सो बिकम द डार्कर इन कलर। जो जेंटियल एरिया होता है थाई के बीच में, वहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है, वो एरिया थोड़ा डार्क भी होने लगता है। आर्मपिट्स में हेयर ग्रो होने लगता है, बॉडी में हेयर ग्रो होने लगता है, ठीक है, विच ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। थीनर हेयर कैन ऑल्सो अपियर ऑन लेग्स, थोड़े थोड़े मोड़े हेयर्स तुम्हारे आर्म्स में और लेग्स में आने लगते हैं, ठीक है। स्किन फ्रिक्वेंटली ऑयली, स्किन भी ऑयली हो जाता है और पिंपल्स भी आने लगते हैं। वी बिगिन टू कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर इन न्यू वेज। हम लोग अपने बॉडी के बारे में थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब थोड़ा चिंता करने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ चेंजेस ये भी होता है जो अलग अलग होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज़ की इंक्रीजमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि जब एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है तो कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है हार्मोनल रिलीज होने के कारण, इस एज में कुछ अलग सेंसेशनल या बॉडी अपीयरेंस में चेंज आता है। जैसे फीमेल में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, डार्किंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट,
ब्रेस्ट साइज के जो टिप के जो निपल्स होते हैं उसकी डार्किन होती है। एंड ऑल्सो गर्ल बिगिन टू मेंसुरेट एट अराउंड दिस टाइम, इस टाइम पे वो मेंसुरेशनल साइकिल से भी जूझती है, ठीक है, जिसको पीरियड साइकिल बोलते हैं। बॉयज़ बिगन टू हैव द थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, उनके फेस में हेयर ग्रोथ होने लगता है जिसको दाढ़ी बोलते हो। उनकी वॉइस क्रैक होने लगती है। फ्यू फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिन टू बिकम इनलार्ज एंड इरेक्ट, बॉयज़ के जो पेनिस होते हैं वो इनलार्ज होने लगते हैं और इरेक्ट होने लगते हैं। एंड आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट। ऑल ऑफ दिस चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, ये सारे चेंजेस स्लोली होता है, एक बार में नहीं होता कि आप देख के शॉक हो जाओ, ये धीरे धीरे आपके बॉडी के ग्रोथ के साथ होता है। तो देयर विल बी नो वरी अबाउट इट, ये आपके बॉडी के अपीयरेंस चेंज करता है, आपके बॉडी को मोर गुड अपीयरेबल बनाता है, जो आपके बॉडी के चेंजेस और फ्यूचर अपीयरेंस के लिए अच्छा होता है। क्योंकि जब एक नॉर्मल ग्रोथ होता है वो तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा हो रहा है, तुम्हारी लाइफ मतलब ठीक ठाक चल रही है, तुम्हारे कोई भी चीज़ में तुम्हें कमी नहीं हो रही है, यानी कि तुम्हारे हेल्थ में अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मीन्स तुम्हारी ग्रोथ अच्छी हो रही है। दे डू नॉट हैपन ऑल द सेम टाइम इन वन पर्सन, एक बार में कोई पर्सन में नहीं होती, किसी पर्सन में जल्दी स्टार्ट हो जाती है, किसी पर्सन में लेट स्टार्ट होती है। नॉर डू दे हैपन एट एग्जैक्ट एज, जरूरी नहीं है 10-12 एज, किसी पर्सन में जल्दी स्टार्ट हो जाती है 10-12 एज से भी, और किसी पर्सन में इसके बाद भी स्टार्ट होती है, जैसे किसी का 15-16 साल लगता है। ये आपके बॉडी की हेल्थ पे डिपेंड करता है, आपकी हेल्थ अच्छी है तो एक्यूरेट टाइम पे स्टार्ट होगी, और हेल्थ अच्छी नहीं है तो टाइम लगेगा स्टार्ट होने पे। ईच चेंजेस डज नॉट बिकम कम्प्लीटली क्विकली आइदर, और हर एक चेंजेस क्विकली नहीं होता, इसीलिए थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज़ अपीयर एज अ फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट, पहले कुछ कुछ हेयर आएंगे जब बॉयज़ के फेस में हेयर ग्रोथ होगा, फिर धीरे धीरे वो और बढ़ने लगेंगे और एक तरीके से यूनिफॉर्म हो जाएंगे। इवन सो ऑल दिस चेंजेस सो डिफरेंट बिटवीन पीपल्स, अलग अलग चेंजेस अलग अलग पीपल में दिखते हैं। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोज और फिंगर, जैसे हमारे पास अलग अलग तरीके के नोज दिखते हैं, फिंगर्स दिखते हैं, हेयर ग्रोथ के पैटर्न्स अलग होते हैं, साइज अलग होते हैं, ब्रेस्ट और पेनिस अलग होते हैं। ये सारे चेंजेस एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। ये सारे चेंजेस क्यों होता है? क्योंकि बॉडी तुमको सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए आगे बढ़ा रही है। क्योंकि बॉडी में अगर आपको अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाना है तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आपके पास सेक्सुअल मैच्योरेशन आनी चाहिए बॉडी में। वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन, और ये क्यों करते हैं इस एज में? वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज सेल टाइप इन मल्टीसेलुलर बॉडीज। हमने पढ़ा था कि मल्टीसेलुलर बॉडीज़ में अलग अलग टिश्यू अलग अलग स्पेसिफिक एक्टिविटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए मेल या फीमेल में अलग अलग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो मेल गैमेट रिप्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमेट, फिर दोनों फर्टिलाइज करता है जिससे ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। ये जो जर्म सेल है जो पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो एक अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप्ड स्पेशल सेल एंड टिश्यू हेल्प टू क्रिएट दैम। प्लांट्स भी तो देखा हमने, प्लांट्स में भी स्पेशल सेल बने थे मेल और फीमेल के, जो कि रिप्रोड्यूस कर रहे थे, मेल के लिए स्टेमिन, फीमेल के लिए पिस्टल। ह्यूमन बीइंग के पास भी स्पेशल टिश्यू होते हैं इस पर्पस के लिए। वाइल बॉडी जो होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, वो एक एडल्ट एज में ग्रो करता है, किस लिए? सेक्सुअल मैच्योरेशन लाने के लिए। द resources of the body are mainly directed at achieving this growth, and while that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. बोला जाता है कि जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स में ये सब चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि आप एज के साथ आप में जब सेक्सुअल मैच्योरेशन आने लगता है तब भी उस एज और ये सब मैच्योरेशन आने के बाद ही आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ऐसे कोई भी इंसान बचपन में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। While that is happening and the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority, और ये जो reproductive tissue है इसकी maturation जो है वो एक major priority नहीं है। इसलिए जो रेट है जनरल बॉडी ग्रोथ का वो धीरे धीरे होता है, और किसी में लेट तक ये ग्रोथ देखने को मिलता है और किसी में जल्दी ये ग्रोथ देखने को मिलता है। इसलिए रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर, और ये मैच्योरिटी जब आती है तभी मेल और फीमेल एक समय के आने के बाद क्या करते हो? ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए क्या होते हैं? कंफर्टेबल या फिर मेंटेन्ड होते हैं। वो मतलब एक होता है ना कि आप में मैच्योरिटी आएगी तब जाके आप पढ़ना सीखोगे। इन द सेम थिंग सेक्सुअल मैच्योरेशन आने के बाद ही मेल और फीमेल क्या करते हैं? ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं।
हाउ डू ऑल द चेंजेस इन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, कैसे चेंजेस क्या होते हैं और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल फ्रॉम द टू इंडिविजुअल हैव टू जॉइन टुगेदर. जर्म सेल जो होते हैं दोनों इंडिविजुअल को एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करना पड़ता है, तब जाके ऑफस्प्रिंग का क्या होता है, जन्म होता है, जैसे तुम फ्लावरिंग प्लांट्स में देखें. और इट कैन हैपन ऑफ द टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडी टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल. और इफ जब भी अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कब पहुंचेगा, इफ द बोथ द इंडिविजुअल आर जॉइनिंग देयर बॉडी टुगेदर एंड as happens in many animals. And if the animals are to, अगर animals को क्या करना हो, animals are to participate in this process of mating, their state of sexual maturation must be identifiable by the other individual. Many changes during puberty such as new hair growth pattern are signals that sexual maturation is taking place. इतने दूर में तुमने पढ़ा कि कैसे सेक्शुअल मैचुरेशन के लिए तुमको हेयर ग्रोथ होता है, फीमेल में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होती है, मेल में हेयर ग्रोथिंग होती है फेस पे, फिर बिटवीन द थाई एरियाज वो ब्लैक एंड भी होती है, डार्क एंड भी होती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है. मेल और फीमेल दोनों में बॉडी में हेयर ग्रोथ होती है. ये सारे के सारे सेक्शुअल मैच्योरेशंस के क्या है, सिम्टम्स है. और ये हार्मोन्स के कारण होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस रिलीज करता है मेल में और फीमेल में एस्ट्रोजन ओवेरी रिलीज करता है. और इसके कारण आप में सेक्शुअल मैच्योरिटी आती है और तब जाके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाके फर्टिलाइजेशन करता है और ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है. दूसरी तरफ जो एक्चुअल जर्म सेल का ट्रांसफ़र है दो पीपल के बीच में, इनको स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत पड़ेगी सेक्शुअल एक्ट के लिए. ठीक है, जैसे कि पेनिस व्हेन इट इज़ केपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस, द बेबी इज़ कैरिड इन द मदर बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर. क्या होता है, बच्चा जो है फीमेल यानी कि मदर के बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहता है. इट वॉज अबाउट द 9 मंथ और वो 9 मंथ तक उन्हीं के बॉडीज़ में ग्रो करता है, तो उसको नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. और इसीलिए ब्रेस्ट जो होता है फीमेल का, उसमें मिल्क की डेवलपमेंट होती है कि जब भी बेबी वर्ल्ड में आएगा तो उसको मदर की दूध पिलाई जाती है. क्यों? क्योंकि द डार्क एंड येलोविश मिल्क ऑफ द मदर इज़ एक्चुअली द वेरी गुड एंटीबायोटिक फॉर द चिल्ड्रन. वो सबसे बड़ा एंटीबायोटिक होता है जो उसको लड़ने में बाहर के एंटीजन से हेल्प मिलती है, क्योंकि जब वो इनसाइड दी मदर होता है तो उसको लड़ने के लिए मदर है, बट बाहर जब चला जाता है तो उसको नरिशमेंट या वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए मदर ही अपना क्या करती है, मिल्क फीड कराती है. तो अब पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पोर्शन को कंटेन करता है जो जर्म सेल प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अनदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल. एक होता है जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है और बाकी होते हैं जो उसको ट्रांसफ़र करके बाहर ले जाते हैं. ठीक है, देखो तो जो फॉर्मेशन होता है जर्म सेल का और स्पर्म का वो कहाँ होता है, टेस्टिस में, यानी कि यहाँ इसमें. ठीक है, अब इन स्क्रॉटम, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर. मैंने बताया कि बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए उसको बॉडी के बाहर ग्रोथ होती है किसकी, स्क्रॉटम की, क्योंकि टेस्टिस को चाहिए होता है. ठीक है, तो वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है जो सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए हार्मोन रिलीज करता है. नाउ अब स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, बॉडी में चेंजेस लाता है बॉयज़ में एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी. स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस. फिर स्पर्म जो होता है वो वास डिफरेंस के थ्रू क्या होता है, डिलीवर्ड होता है, पहुंचता है. फिर क्या होता है, द यूरेथ्रा दस फिर विच यूनाइट विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. फिर वो किसके साथ मिलता है, जाके यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब निकल रहा है जो यूरिन लेके. और जब स्पर्म और यूरिन एक साथ निकलता है तो मैंने बताया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन. अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स बोलते हैं, जो अपनी सिक्रीशन देते हैं किसके लिए, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ईजर बनाने के लिए और उसको न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए. स्पर्म टाइनी बॉडी होता है जो मेनली जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, लॉन्ग टेल दैट हेल्प हिम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल. एक्चुअली जो मेल जर्म सेल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है और इसमें एक बड़ा सा टेल होता है. इसी के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है या मेल जर्म सेल होता है. ठीक है, इसी के अंदर सेल होता है. ये मेल जो जर्म सेल है इसी के अंदर मेल गैमेट होता है जो ट्रैवल करता है यहाँ से लेके यहाँ तक. लेकिन इसी के अंदर सेल होता है
ये फिर जब ओवेरी के साथ जाके मिलता है तो ये सेल अंदर दे देता है और उसके साथ क्या करता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। एक चीज़ याद रखना, तो ये यहाँ से यहाँ तक आता है तो उसको मूवमेंट करने में क्या हेल्प करता है, ये टेल हेल्प करता है। अंडरस्टूड। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात किया जाए तो फीमेल जर्म सेल और एग्स जो है वो ओवेरी में बनता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कुछ हार्मोन्स के लिए, रिप्रोडक्शन, कुछ हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए, जो हमने पिछले ही सेक्शन में पढ़ा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओएस्ट्रोजन, जो फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरेशन लाता है। व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, जब गर्ल जन्म लेती है तो ओवरीज ऑलरेडी कंटेन द थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर सेल। जब भी कोई भी लड़की जन्म लेती है तो जो ओवरीज होता है उनके बॉडी में वो बहुत सारे सेल को, एग को कंटेन करके रखता है। और जब वो प्यूबर्टी के एज में आ जाती है तो एक एक करके वो सेल क्या होता है, हर एक मंथ रिलीज होता है। पढ़ते हैं, सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योरिंग एंड ऑन द एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ वन बाय द ओवरीज। द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू वर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट दैट वाज fallopian tube. The two oviduct unite into a elastic bag-like structure known as uterus, and uterus open into the vagina through the vertex. अब क्या होता है, ये ओवेरीज जब वो फीमेल एक एज में आ जाती है, जब उसमें ओएस्ट्रोजन रिलीज़ होने लगता है, मतलब उसको मैच्योरेशन कराना होता है, तब क्या होता है, फीमेल में यहाँ से एक एक हर एक मंथ एक एक एग निकलता है। इससे वो ट्रांसफ़र होकर यूटेरस के पास पहुँचती है। और अगर वो मेल गैमेट से नहीं मिलती है तो वो टूट के मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को क्या करती है, ऑकर्ड कराती है। तो जो स्पर्म है वो वेजाइनल पैसेज से कहाँ पे आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट। कहाँ पहुँचता है, ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में। एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर, और क्या बनाता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो क्या बनाता है, दैट इज दे फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, क्या बनाया, द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ एग्स। वो बार बार जाइगोट डिवाइड होगा, एग बनाएगा। ठीक है, द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। उसके बाद मैंने बताया कि यूटेरस की लाइनिंग अपने आप को बेबी को रखने के लिए डेवलप्ड होती है, तो ये ग्रो करेगा और वहीं पे बेबी डेवलप्ड होगी 9 मंथ्स के लिए। तो वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शन दैट मदर बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मदर बॉडी इस तरह अपने आप को प्रिपेयर करती है कि वो बेबी के नरिशमेंट को प्रोवाइड कर सके, उसको वहाँ पे रख सके। तो जो लाइनिंग है थिकेंड होगी और ये रिचली सप्लाइड करेगी ब्लड टू द नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो बेबी ग्रो कर रहा है उसको ब्लड प्रोवाइड करेगी, क्या करने के लिए, शक्ति देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए। वो जो बच्चा है एम्ब्रियो, उसको न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से मिलता है। किसके मदद से, एक टिश्यू की मदद से जिसका नाम है प्लेसेंटा। मैंने बताया था वो प्लेसेंटा एक पाइप के थ्रू बेबी के बॉडी से कनेक्टेड रहता है और वहीं से ब्लड ट्रांसफर होता है, जिससे बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड होते रहता है। ये एक डिस्क होता है जो एम्बेडेड होता है यूट्राइन वॉल पे, मतलब यूट्राइन वॉल ऐसे होता है और इसी में क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। ठीक है, और वहीं पे ग्रो करता है और बेबी के बॉडी से कनेक्टेड होता है। ये विली कंटेन करता है एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू और ऑन द मदर साइड आर द ब्लड स्पेसेस विच सराउंडेड द विली। दिस प्रोड्यूस द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। जो बेबी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नरिशमेंट की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, ये सब उस प्लेसेंटा ही एक पाइप के थ्रू, विली के थ्रू क्या करता है, बेबी को प्रोवाइड करता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट द वेस्ट सब्सटेंस, और जो क्योंकि बेबी है, ह्यूमन बीइंग है, तो वो भी वेस्ट सब्सटेंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो उसको वो वेस्ट सब्सटेंस फिर एम्ब्रियो तक पहुंचता है, फिर एम्ब्रियो से मदर ब्लड पे आता है, फिर मदर ब्लड उसको फर्टिलाइज करके आउट ऑफ द बॉडी भेजती है। ये जो चाइल्ड जो मदर के इनसाइड जो है डेवलप्ड हो रहा है वो 9 मंथ तक रहता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ, और द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द यूटेरस। और उसके बाद जब बेबी पूरी तरह डेवलप्ड हो जाता है तो एक रिदमेटिक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेबी को आउट ऑफ द यूटेरस निकाल के वेजाइना के थ्रू वर्ल्ड में लाया जाता है। तो ये हो गई दोनों रिप्रोडक्शंस की बात। ठीक है, तो बाकी जो 2 टॉपिक्स लास्ट के छोटे से बचे हैं वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। आई होप तुमको रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स अच्छी तरह से समझ आ गया हो। ठीक है, कि कैसे बेबी ग्रोथ होता है, उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है ह्यूमन बींग्स में, और प्लांट्स में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।